चैनल। तो हम देखेंगे आज 16 मार्च के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, इसको हम पेज नंबर जब 12 पे आएगा तब इसको डिस्कस करने वाले हैं। इल्यूसिव ऑटर फाउंड हुआ है कश्मीर में। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे। एक तो यहाँ पे आया हुआ है गवर्नर कैन नॉट पार्टिसिपेट द फॉल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। इस पर भी बहुत सारी बातें आगे भी आएंगी, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑस्कर मिला है दो, ठीक है, एक तो मूवी को मिला है और एक यहाँ पे देखो आया हुआ है स्टालिन फिटेस द स्टार ऑफ द एलिफेंट विस्परर को भी ऑस्कर मिला है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम क्या बातें हो रही है। ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर was given a check of 1 lakh each and a citations by तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने सबको, जितने लोग उसमें हैं, 1 लाख रुपीज़ उनको दिया हुआ है। तो ये जस्ट फॉर द नॉलेज है, बस हमको ये जानना है कि ऑस्कर किसको किसको मिला। एक तो सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको मिला है, और द एलिफेंट विस्परर इसको मिला हुआ है। ठीक है, और हम नेक्स्ट डे देखेंगे हमें और कौन सा आज हमारे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना। वो तो जस्ट फॉर द नॉलेज, आपको ऑस्कर के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टेट पीएससी जो हैं, ऑस्कर से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी कि कब फाउंड हुआ था, क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड थी, मतलब किन्होंने बनाया, डिज़ाइन किया, कौन सा मेटल यूज़ होता है अवार्ड में। तो उससे सबसे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो एक मैं बना करके डाल दूँगी। तो हम नेक्स्ट अभी अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो एडिटोरियल वाले पेज में हम अभी हैं। यहाँ पे हमें ये पढ़ना है शार्प डिवाइड। इसमें बात किससे रिलेट की जा रही है? ऑकोस, यानी कि फुल फॉर्म इसका क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। तो ये देखना हमें ये क्या है। देखो यहाँ देखो, ही द जॉइंट अपीयरेंस बाय द लीडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट। कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया, तीन है इसमें। at the naval base point Loma, US this week, and they are detailing about their AUKUS trilateral defense pact। अब आपको अगर ये जानना हो कि ये क्या है, तो ये पता चल गया हमें, ये ट्राईलेटरल डिफेंस पैक्ट है तीनों कंट्री के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी और यूएस के। ये एक डिफेंस पैक्ट है, ट्राईलेटरल डिफेंस पैक्ट है। ट्राईलेटरल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे तीन लोग इन्वॉल्व हैं, तीन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। The significance, optic and substances suggested a new chapter in the global great power rivalry. There will be 3 phases in the agreement. तो 3 phases हैं इस एग्रीमेंट के इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। ओके, और इसमें से जो ये एग्रीमेंट है इंडो पैसिफिक के लिए, फर्स्ट अनाउंस हुआ था सितंबर 2021 में। ओके, Beginning this year, US and UK navies will embed Australian personnel and increase port visit to Australia। तो दोनों कंट्री ने क्या किया? इंक्रीज़ किया पोर्ट विजिट, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया पे, ट्रेन करने के लिए साथ में। ओके, इन दिस सेकेंड फेज, देखो ये फर्स्ट फेज था जब उन्होंने इंक्रीज़ किया पोर्ट विजिट, फर्स्ट फेज था ये। सेकेंड फेज में इन्होंने क्या किया? US and UK न्यूक्लियर सबमरीन विल ट्रेवल rotationally to Australia and US and will sell Australia up to 5 nuclear powered, ठीक है, वर्जीनिया क्लास सबमरीन। तो क्या किया? 5 न्यूक्लियर पावर, ठीक है, सबमरीन वहाँ पे क्या किया उन्होंने? सेल किया ऑस्ट्रेलिया को। सब्सिक्वेंटली अ न्यू सबमरीन कॉल्ड, इसका नाम क्या बताया गया है? इस सबमरीन का नाम है SSN AUKUS, AUKUS। ओके, विल बी बिल्ट एंड यूज्ड बाय ऑल 3 नेवीज, बिल्ट एंड यूज बाय ऑल 3 नेवीज। तो ये तीनों का एक इंटीग्रेटेड एक अप्रोच है विद इंटरोपरेबल वर्किंग। द डील, द बिगेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया यूजिंग ब्रिटिश डिज़ाइन ऑफ US टेक्नोलॉजी, इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट। तो हमें कॉस्ट नहीं याद रखना कि कितना कॉस्ट इसमें लगा है, बस हमें देखो कुछ चीज़ें जो हमें जाननी है। एक तो ये कि ये AUKUS जो है वो ट्राईलेटरल डिफेंस पैक्ट है, किन किन कंट्रीज़ के बीच है हमको ये जानना है। फर्स्ट फेज़ में इन्होंने इंक्रीज़ किया पोर्ट विजिट ऑस्ट्रेलिया को, जिससे कि
ट्रेन कर सकें साथ में मिलके, ओके। और ये यूएस विल सेल, मतलब यूएस सेल करेगी ऑस्ट्रेलिया को अप टू 5 न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास सबमरीन, ठीक है। और न्यू सबमरीन है जो उसका नाम होगा SSN ऑकस, और ये जो बिल्ट, ठीक है, विल बी बिल्ट, यानी कि बनाया जाएगा और यूज़ किया जाएगा तीनों नेवीज़ के द्वारा, ऑल 3 नेवीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन हु द टारगेट ऑफ सच एन अलायंस इज़। अब देखो यहाँ पे स्पीच के दौरान जो यूके के लीडर हैं ऋषि सुनक के बारे में आप सबको पता ही होगा, इंडियन, ठीक है, इंडिया से ओरिजिन है उनका, ऋषि सुनक का। तो वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ओके, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। तो उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान क्या बोला है, से दैट द मोस्ट रीसेंट चैलेंजेस टू द वर्ल्ड हैव कम फ्रॉम रशियन इलीगल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो रीसेंट चैलेंज अभी आया हुआ है वो है जो रशिया ने इलीगल इन्वेजन जो किया है यूक्रेन पे। आपको पता है रशिया ने, ठीक है, वो जो भी अटैक किया है या इन्वेजन किया है यूक्रेन पे, तो उन्होंने बोला अभी रीसेंट चैलेंज वो है। और दूसरा उन्होंने क्या बोला, चाइनीज़ ग्रोइंग असर्टिवनेस एंड डिसस्टेबलाइजिंग बिहेवियर ऑफ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। साथ ही साथ देखो, एक तो रशिया के इन्वेजन को लेकर के उन्होंने बोला, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि चाइना जो है, चाइना जो अपना एक असर्टिवनेस दिखा रही है, जो उसका एक बिहेवियर है, डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है ना, फ्लक्चुएशन या डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर जो है चाइना का, जो कि वो ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ दिखा रही है। तो इन दोनों बातों को जो यूके लीडर ऋषि सुनक हैं उन्होंने इसको रीसेंट चैलेंज बताया है। अब देखो, द न्यू अलायंस इज सीन एज अ काउंटर टू चाइना एक्सर्टिंग इट्स क्लेम ऑन ताइवान। अब आपको पता है चाइना हमेशा क्लेम करती है कि ताइवान जो है उसकी टेरिटरी है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, विद द आइडिया दैट नेवल फ्लीट इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया वुड बी एबल टू रीच द साउथ चाइना सी क्विकली। अब ये भी एक्सपेक्टेशंस एक है कि जो ये जो इन्होंने नेवल फ्लीट जो तैयार किया है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, वो रीच आउट करेगी रिसेंटली साउथ चाइना सी में। अब देखो, साउथ चाइना सी की बात इसलिए हो रही क्योंकि स्ट्रैटेजिकली ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें और क्या बातें की जा रही हैं, बहुत सारी इसमें पॉलिटिकल चीज़ें भी डिस्कस की गई हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर न्यू दिल्ली, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बातें की जा रही है। फॉर न्यू दिल्ली विच हैव always seemed hesitant to explore more strategic and defense aspect in Quad, AUKUS give its breath in the Indo-Pacific military calculus. India as a voice for global South must do what it can do to ensure that announcement does not exacerbate already sharp divides between US-led alliance and Russia-China combined to डिटरेंट रादर देन एक्सेलरेटिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो किस तरीके से ये जो इन्होंने साथ में ट्राइलेटरल ये किया है, और साथ ही साथ यही नहीं, क्वाड भी एक है जिसमें इंडिया भी पार्ट है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें चाइना को काउंटर करने के लिए भी की जाती हैं, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट GS पेपर 1 के लिए है, द सस्टेनेबल मॉडल फॉर वुमेन लीडरशिप के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है बातें। देखो, टुडे द वर्ल्ड इज होम टू अ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेशन ऑफ 900 मिलियन एडोलेसेंट गर्ल एंड यंग वुमेन, ठीक है, poised to shape the future of work and growth. If this cohort of the young women would be equipped with the right to resource and opportunity, मतलब यहाँ पे वुमेन्स के राइट रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है, जिससे नर्चर किया जाए, अपॉर्चुनिटी टू नर्चर, ठीक है, 21st सेंचुरी स्किल्स, दे वुड बिकम द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द वुमेन लीडरशिप चेंज मेकर। देखो, अभी 21st सेंचुरी की स्किल की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की बातें की जा रही हैं। राइट रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी क्या करेगा, वो एक लार्जेस्ट सेगमेंट है वुमेन लीडर्स के लिए, चेंज मेकर्स के लिए,
एंटरप्रेन्योर्स के लिए और इनोवेटर्स के लिए। ओके, अब इसमें देखो कुछ चीज़ें बात की गई हैं। गिव द मेनी सोशो इकोनॉमिक बैरियर दैट एडोलेसेंट गर्ल कन्फर्म फ्रॉम देयर अर्लीस्ट ईयर, वी बिलीव दैट द वर्क टू कल्टिवेट देयर एजेंसी फॉर एजुकेशन सिस्टम टू एक्सपोज देम टू अ न्यू स्किल। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो एडोलेसेंट गर्ल हैं उनको क्या किया जाए, एक्सपोज किया जाए न्यू स्किल टेस्ट के सेट्स के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उनकी एनहांस हो, ऐसी चीज़ें भी करनी ज़रूरी है। इंडिया होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ यंग गर्ल एंड वुमेन। हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ठीक है, और लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ गर्ल्स और यंग वुमेन यहाँ पे हैं, ठीक है। हैज़ अंडरटेकन वाइड रेंजिंग इनिशिएटिव अक्रॉस द क्रिटिकल डोमेन ऑफ एजुकेशन। किस किस चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, किन किन चीज़ों पे, वो है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, लीडरशिप बिल्डिंग का ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। एंड हैव इस्टेब्लिश फिजिबल फ्रेमवर्क टू हेल्प इन द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। अब यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो है उसको भी अचीव करने के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। विच इन्वेजन द वर्ल्ड टू बी मोर जेंडर क्वालिटी प्लेस बाय 2030। तो इससे क्या होगा, जेंडर क्वालिटी पे भी फोकस किया जा सकेगा, ओके, और मोर जेंडर इक्वल चीज़ें, जो जेंडर इक्वल प्लेसेस हैं वो देखे जा सकेंगे 2030 तक। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, टू अनलीज द जेंडर डिविडेंड एंड क्रिएट कंडीशन फॉर फीमेल लीडरशिप टू फ्लॉरिश, वुमेन एट ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी मस्ट हैव इंक्लूजन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो, अभी आजकल के जनरेशन के लिए, मतलब आजकल के सिनेरियो में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी बेस्ड सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल। बॉडीली ऑटोनॉमी उनको मिलना चाहिए वुमेंस को। इसका मतलब क्या है, बॉडीली ऑटोनॉमी मतलब वो डिसाइड करने के लिए उनमें ये होना चाहिए समझ, और उनको ये राइट देने की ज़रूरत है कि वो ये डिसाइड करेंगी खुद से कि उन्हें कब शादी करनी है, कब बच्चे करने हैं। तो बॉडीली ऑटोनॉमी उनके पास होनी चाहिए। एंड सेफ्टी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद दी हाउस होल्ड। तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर हो। मतलब पहले क्या होता था, सिर्फ ये देखना कि औरतें जो हैं वो बच्चे संभाल सकती हैं, वो घर संभाल सकती हैं, ऐसा ना सोच करके दोनों, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग स्पेसेस, और डिसीजन मेकिंग में भी उनको इक्वली पार्टिसिपेट करने का हक है, और ये भी उनको राइट होना चाहिए। स्केलिंग एडिटेक सोल्यूशन, एजुकेशन बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे स्केलिंग या एडिटेक सोल्यूशन की बात की जा रही है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, एन एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंगली बिकम एन अरेना ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बेसिक सर्विस फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। एडिटेक गिव अस टूल टू ब्रिज पार्ट ऑफ द एक्सेसिबिलिटी गैप। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एडिटेक है ये एक ऐसा टूल है जो हमारे लिए मतलब क्या देगा, वो एक ब्रिज पार्ट ऑफ, मतलब टूल टू ब्रिज पार्ट ऑफ द एक्सेसिबिलिटी गैप। मतलब जो एक्सेसिबिलिटी गैप है उसको फिलअप करने में मदद करेगा। एजुकेशन थ्रू हाइब्रिड लर्निंग। अब हाइब्रिड लर्निंग सोच के लोग सोच रहे होंगे ना कि हाइब्रिड लर्निंग क्या है। तो हाइब्रिड लर्निंग वो होता है जहाँ पे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरह से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे क्लासेस होती हैं ऑफलाइन चलती हैं और वही क्लासेस ऑनलाइन में भी प्रोवाइड होती है। तो जैसे वुमेंस के लिए जो नहीं जा पाती हैं वो ऑनलाइन भी वो चीज़ें क्या कर सकती हैं, क्लासेस अटेंड कर सकती हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स। इवन वेयर गर्ल एक्सेस टू स्कूलिंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाई हार्मफुल नॉर्म्स, मतलब जहाँ नहीं जा पा रही हैं, हार्मफुल नॉर्म्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो लोग भी हाइब्रिड लर्निंग मॉडल से एजुकेशन अपना एडिटेक सोल्यूशन एक उनको दिया जा सकता है। बिल्डिंग एंड स्केलिंग अप सोल्यूशन कस्टमाइज टू द लैंग्वेज, कल्चर नुआंसेस एंड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ कैन गिव गर्ल इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। तो एक इक्वल एक्सेस मिलेगा एजुकेशन का थ्रू डिजिटल इंक्लूज़न। तो डिजिटल इंक्लूज़न आप देख सकते हो कि आजकल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है।
द वर्ल्ड बैंक नोट दैट द ओवर 43% ऑफ इंडियन स्टेम, अब देखो यहाँ पे क्या वर्ल्ड बैंक की नोट, मतलब वर्ल्ड बैंक का नोट है, उसमें ये उन्होंने बताया है कि 43% जो इंडियंस हैं स्टेम ग्रेजुएट आर वुमेन। मतलब स्टेम ग्रेजुएट कौन होती हैं? जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो जो 43% वुमेन्स हैं उन्होंने स्टेम में ग्रेजुएशन की हुई है। पर उस पर भी देखो 43% इतने हाईएस्ट नंबर में ग्रेजुएट स्टेम से हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से हैं, पर फिर भी क्या दिक्कत आ रही है? हाउएवर नॉट ऑल ऑफ देम आर रिप्रेजेंटेड इन द वर्क फोर्स एंड टेक लीडरशिप। पर इतने मतलब ज़्यादा नंबर में ग्रेजुएट होने के बाद भी वो वर्क फोर्स और जो टेक लीडरशिप है उसमें वो रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पा रही है, रिप्रेजेंटेड वो नहीं है। Although STEM education among girls appear to have picked up the pace over the year, there are prevailing stereotypes that characterize it as a traditional masculine domain। मतलब स्टीरियोटाइप एक तरीके का होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, कितनी साइंटिस्ट, कितनी महिलाएं निकल सकती हैं, क्योंकि अगर 43% साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इससे अगर वुमेंस पढ़ी हुई हैं तो आप सोचो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर सम स्टीरियोटाइप की वजह से या सम कुछ ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से वो नहीं अटेंड कर पाती हैं, ठीक है, और उनको रिसोर्सेज भी सही से नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। Gender norm that disappropriationally allocate domestic and care responsibility, ठीक है। अब देखो यहाँ का क्या है, जेंडर नॉर्म जो है क्या करता है, जेंडर नॉर्म दैट डिसप्रपोर्शनेटली एलोकेट, क्या करता है, डिसप्रपोर्शनेटली एलोकेट करता है डोमेस्टिक और केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को वुमेन को। मतलब ये एक जेंडर नॉर्म बना हुआ है कि अगर वो लड़की है, वो औरत है, तो उसको घर के काम आना चाहिए और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वुमेन के होते हैं वो उसको संभालना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन एज अ स्टेम है वो ज़्यादा ही वो सामने देखने को मिलता है, ज़्यादा ही वो सक्सेसफुल दिखते हैं जो भी साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से पढ़े हुए होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। अब यहाँ पे देखो एक कहा जा रहा है फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरल फील्ड, यहाँ सब तो मेंस ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि वो एक नॉर्म बना दिया गया है कि और अगर वो लड़की है, वुमेन है, तो उसको डोमेस्टिक और ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम जीएस पेपर फर्स्ट में अपनी अगर हमको याद रहेंगी तो हम वहाँ पर लिख पाएंगे। एक्टिवली काउंटरिंग दीज स्टीरियोटाइप कॉल्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ ग्रेड अप्रोप्रिएट स्टेम। तो इसके काउंटर करने के लिए भी चीज़ें बताई गई हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन देने की, इंटरप्रेन्योर सिलेबस होना चाहिए, एजुकेशनल कैरिकुलम होना चाहिए गर्ल्स के लिए, जिससे कि वो समझ पाएँ और उनको क्या करना है आगे वो क्लियर हो और अपना जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ करें इन सब एरियाज़ में। इंट्रोड्यूसिंग एलिमेंट सच एस, क्या क्या, अब इनके लिए क्या करने की ज़रूरत है, वुमेंस को अगर बढ़ावा देना है तो इंट्रोड्यूस करना होगा कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि ओलंपियाड कराना होगा, इनोवेशन लैब बनानी होंगी, बूट कैंप्स लगाने होंगे, कंपटीशन करानी होगी जिससे एक्सपोज गर्ल्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड इंस्पायर देम टू बिल्ड सोल्यूशन टू चैलेंजेस इन देयर इकोसिस्टम। तो जब एक्सपोजर होगा उनका तो उनको समझ में आएगा कि हाँ क्या कंपटीशन है, प्रैक्टिकली वो सब चीज़ें समझ पाएंगी, इंस्पायर होंगी और एक तरीके से जो चैलेंजेस है उसे फेस करेंगी और वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर पाएंगी। ये भी है। अब ये देखो डिसीज़न मेकिंग में भी उनको क्या करना है, एम्पावर करना है कि वो जा कर के उसमें भी पार्टिसिपेट करें। मेक डिसीजन अबाउट देयर बॉडीज़, अपने बॉडी से रिलेटेड वो डिसीज़न लेंगी कब उन्हें बच्चे पैदा करने हैं, कब नहीं करने हैं, कब वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं नहीं, ये भी उनका डिसीजन होना चाहिए। सच एज वेदर टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशन और नॉट। तो इसमें ये कहा गया है कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन हर, शी वॉन्ट सेक्सुअल रिलेशन और नॉट। ओके, when to initiate sexual relation, when she want to initiate sexual relation, this is also somewhere उसके डिसीज़न पे होना चाहिए। to use contraceptive or not, वो यूज़ करना चाहती है कॉन्ट्रासेप्टिव की नहीं करना चाहती हैं यूज़, ये भी एक चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ सीक हेल्थ केयर व्हेन नीडेड, और जब वो चाहती है हेल्थ केयर नीड की तो उनको वहाँ प्रोवाइड होना चाहिए। अब देखो दे ऑल्सो नीड टू बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द वायलेंस एंड हरासमेंट। अब देखो उनको हर तरह के वायलेंस और हरासमेंट से क्या होना पड़ेगा, वो बच पाएँ, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा,
दे ऑल्सो नीड टू फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द वायलेंस और हरासमेंट, तो वो हर तरह के वायलेंस और हरासमेंट से निकल पाएँ. दीज बेसिक कंडीशन आर क्रिटिकल टू इनेबल वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन टू चार्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. तो ये भी चीज़ें हैं. स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, अब वन ऑफ द सोल्यूशन है ये स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़. जैसे हम कोई भी चीज़ें लिखते हैं, इंट्रो लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, तो हमें कुछ चीज़ें वे फॉरवर्ड भी देनी होंगी ना कि क्या क्या कर सकते हैं. तो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है. स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू वो क्या कर सकती हैं. स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ सिनोनिमस विद प्रमोटिंग लीडरशिप. स्पोर्ट्स से अगर वो जुड़ेंगी तो लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी, सेल्फ सफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और टीम वर्क दिखेगा. ठीक है, ये भी होगा. इंक्लूजन ऑफ एडोलेसेंट गर्ल एंड यंग वुमेन इन स्पोर्ट. अगर एडोलेसेंट गर्ल और यंग वुमेन को हम इंक्लूड करेंगे स्पोर्ट्स में तो क्या होगा, लॉन्ग वे इन बिल्डिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करेंगी तो. स्ट्रेंथन सेल्फ बिलीव बढ़ेगा उनका. इम्पार्टिंग द नुआंस ऑफ द टीम वर्क वो अच्छे से कर पाएंगी. इनिशिएटिव सच एज नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी ला सकते हैं. इनिशिएटिव जैसे कि इंक्लूजन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम वनरेबल कम्युनिटीज़ हैव सीन रिमार्केबल सक्सेस. तो ये सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें की जा सकती हैं. ठीक है, मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच होनी चाहिए इन्हांस करने के लिए. एम्प्लॉयबिलिटी, स्पोर्ट फॉर लीडरशिप, डिजिटल इनोवेशन, लर्निंग. ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए. नर्चरिंग गर्ल लीडरशिप एबिलिटी is our collective first step toward breaking the down restrictive gender norm and barrier for the truly gender transformative growth and assertive girl and women led progress. तो साथ ही साथ अगर ये सारी चीज़ें की जाएंगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो है उसको भी इंश्योर हम कर सकते हैं, उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाएंगे हम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे. हम आगे हैं. कुछ ना कुछ तो हमारा हमेशा रहता ही है इस पे इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं. अब देखो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आया हुआ है. वुमेन से रिलेटेड आज 2 आर्टिकल आए हुए हैं. एक तो अभी जो हमने डिस्कस किया इम्पॉर्टेंट, एक देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आया हुआ है ऑन रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स. तो वुमेन जो औरतें हैं उनके जो पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन को लेकर के यहाँ पे ये बात करी गई है. ठीक है, देखो भारत राष्ट्र समिति BRS लीडर के कविता ने लॉन्च किया है 6 आवर हंगर स्ट्राइक मार्च 10 से. किस चीज़ के लिए, सीकिंग अर्ली पैसेज ऑफ लॉन्ग पेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल. मतलब वो क्या चाहती हैं, वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में. करेक्ट. आफ्टर द हिस्टोरिक इनैक्टमेंट ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ये सबको पता होगा जितने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, ये आपको जानना ही ज़रूरी है. 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन विच मंडेट ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू रिजर्व. सारे स्टेट गवर्नमेंट को ये मंडेट किया गया है, ये मंडेटरी किया गया है कि वो रिजर्व करेंगे 1/3 ऑफ द सीट वुमेन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में. करेक्ट, मतलब 1/3 सीट वुमेन्स के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या होना चाहिए, रिजर्व. द फाइट कंटिन्यू फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल इन पार्लियामेंट. पर अभी कहाँ पे बात कर रहे हैं ये रिजर्वेशन लाने की, पार्लियामेंट में. ओके, ओनली अबाउट 14% ऑफ द मेंबर इन इंडियन पार्लियामेंट आर वुमेन. अब ये कहा जा रहा है, देख लीजिए कि कितना कम अमाउंट है. सिर्फ और सिर्फ ओनली अबाउट 14% ही मेंबर्स हैं इंडियन पार्लियामेंट में जो कि औरतें हैं, विद द हाईएस्ट सो फॉर. ठीक है, ये भी एक अभी तक ये ज़्यादा दिख रहा है. कंपैरिजन अगर हम अर्ली टाइम से करें, कंपैरिजन बहुत पहले से अगर किया जाए तो ये तब भी ज़्यादा है और उस पर भी कम है, ओनली 14%. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, India has a fewer percentage of women in the lower houses than its neighbors such as नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश. अब देखो लोअर हाउसेस की बात करी जाए तो लोअर हाउस कौन सा होता है हमारा, लोकसभा होता है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उन्होंने कहा है कि जो इंडिया में बहुत ही फ्यू परसेंटेज वुमेन हैं जो कि लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में हैं, अगर ये कंपेयर किया जाए हमारे नेबरिंग कंट्री से, जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं और बहुत बार इसका जिक्र भी हुआ है. हिस्ट्री अगर देखी जाए, ठीक है,
तो बहुत बार ऐसा करने की कोशिश भी की गई है, रिज़र्वेशन लाने की भी कोशिश की गई है, बहुत बार ये चीज़ें फेल भी हुई हैं। अब यहाँ से देखो, व्हाट इज़ द वुमेन रिज़र्वेशन बिल। तो वुमेन रिज़र्वेशन बिल प्रपोजेस टू रिज़र्व, ये क्या है, क्या इसमें कहा गया है वुमेन रिज़र्वेशन बिल में। बिल प्रपोजेस रिजर्व 33% ऑफ द सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वुमेन। मतलब ऐसा डिमांड है कि प्रपोज किया जाए और रिजर्व किया जाए 33% सीट लोकसभा एज वेल एज कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली पे, ठीक है, दोनों जगह वुमेन की 33% सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। फर्स्ट ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एज 81st अमेंडमेंट बिल इन सितंबर 1996। अब जो पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, देवगौड़ा लेड यूनियन फ्रंट, मतलब देवगौड़ा की जब सरकार थी 1996 में, तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। पर क्या हुआ, बिल फेल हो गया। बिल फेल टू गेट अप्रूवल of the houses and was referred to the joint parliamentary committee which submit its report to the Lok Sabha in the December 1996 but the bill lapse। अब क्या हुआ, बिल रहा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया पर बिल लैप्स हो गया। क्यों लैप्स हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। जब भी कोई भी बिल है जो पेंडिंग है, ये आपको पता होगा, लक्ष्मीकांत साहब ने पढ़ा होगा, कोई भी बिल अगर इंट्रोड्यूस की गई है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो बिल ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। तो बिल लैप्स हो गई क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी। फिर ये दोबारा इंट्रोड्यूस की गई 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी लेड एनडीए। तो जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उस समय भी री इंट्रोड्यूस किया गया, करेक्ट, री इंट्रोड्यूस किया गया इसको। पर क्या हुआ, तब 12th लोकसभा था, अब इसमें फिर भी वो पास नहीं हो पाया, बिल पास नहीं हो पाया, ठीक है। द बिल फेल्ड टू गेट सपोर्ट एंड लैप्स अगेन, फिर से सपोर्ट नहीं मिला, लैप्स हो गया। द बिल वॉज री इंट्रोड्यूस, फिर से इसको 1999, 2002, 2003 फिर से इसको री इंट्रोड्यूस किया गया, फिर से वो सपोर्ट नहीं मिल पाया और मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिल पाए और बिल फिर से फेल हो गया। फिर 2008 में जब मनमोहन सिंह लेड गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, बिल जो है वो राज्यसभा में, ठीक है, टेबल्ड बिल इन राज्यसभा एंड वाज पास्ड, ठीक है। तो राज्यसभा में बिल पास किया गया मनमोहन सिंह जी के टाइम में। तो क्या हुआ कि बिल तो पास हो गया वहाँ पे, अब ये बिल इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। लोकसभा में इंट्रोड्यूस तो हुआ पर क्या हो गया, लैप्स हो गया। लैप्स क्यों हुआ, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ 15th लोकसभा, क्योंकि जब 15वीं यानी कि 15th लोकसभा डिसॉल्व हुई, उसके साथ साथ बिल भी लैप्स हो गया, फिर भी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर ये जो थी चीज़ें चलती रही और फिर से अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखो यहाँ पे इन 2014 में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, ठीक है, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन मैनिफेस्टो एंड रिपीटेड द प्रॉमिसेस इन 2019 एजेंडा। उन्होंने क्या किया था कि 2014 में बीजेपी ने प्रॉमिस किया 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को देंगे अपने मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो क्या होता है, मैनिफेस्टो ये होता है जब भी कोई भी इलेक्शन लड़ती है पार्टी, तो वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, उसमें वो बहुत सारी प्रॉमिसेस करती है कि वो ये चीज़ें करेगी जब वो जीत जाएगी। तो मैनिफेस्टो में था 33% रिजर्वेशन का, फिर सेम प्रॉमिसेस रिपीट करी गई हैं 2019 एजेंडा में, बट देयर हैज़ बीन नो मूवमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करा गया है। तो ये सारी हमारी हिस्ट्री थी और प्रेजेंट क्या चल रहा है वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट में पंचायती राज में दिया गया है रिजर्वेशन, ये भी हम अपने आंसर में लिखेंगे। साथ ही साथ 14% अभी रिप्रेजेंटेशन है वुमेंस का, ये भी हम लिखेंगे। और तो हमको चीज़ें लिखनी होती हैं हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक की, आगे हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे, इसमें एक आया हुआ है, ये देखो, यूरेशियन ऑटर रेस होप फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्ट्रीम। तो एक यूरेशियन ऑटर एक स्पेसीज़ है उसके, ठीक है, यूरेशियन ऑटर कॉट इन द इन्फ्रारेड कैमरा अलॉन्ग विद द नीरू स्ट्रीम इन जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ एन
इल्यूसिव सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल। तो ये याद रखना है कि ये क्या है, जो इल्यूसिव सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल है ये, ठीक है। क्या है ये? इल्यूसिव सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल है। इन केस दैट नॉट ऑल ऑफ द लॉस फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्ट्रीम, तो वहाँ पे पाया गया है। ये इसका IUCN में स्टेटस देख लो, नियर थ्रेटन्ड है IUCN रेड लिस्ट में। आपको पता है ये हमको देखना पड़ता है इसका स्टेटस क्या है, तो नियर थ्रेटन्ड में आता है और एक मैमल है ये, इतना जान लो उतना ही काफ़ी है। तो हमारा ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस, ठीक है। थैंक यू सो मच।